माय न्यू चैनल जीएस बाई एपी सर। ठीक पीछे 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें आपका मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कभी 5 कंपनियां व्यापार के पर्पज से आई हैं। पुर्तगाल, सेकंड मैंने बताया डच, फिर ब्रिटेन और उसके बाद आया आपका डेन और सबसे लास्ट में आया फ्रांस। वास्को डिगामा किस तरह इंडिया में आया वो आप डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोग जान चुके हैं। वास्को डिगामा के बाद किस प्रकार जो पुर्तगाल का राजा है उसने अल्बुकर्क को यहाँ पे भेजा है वो आपसे डिस्कस किया जा चुका है। क्लियर? आइए आगे लेके चलते हैं लेक्चर को। जैसा आपको पता है कि फ्रांस के पुर्तगाल के राजा ने अल्बुकर्क को तो भारत में भेजा है व्यापार करने के पर्पज से कि जाओ भाई पता करो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अल्बुकर्क यहाँ पे आया है और सीधे गया है कोचीन में। आपसे डिस्कस किया था कोचीन में ये गया है। कोचीन में जब ये पहुंचा तो इसने पुर्तगाली राजा के पास सूचना भिजवाई, अरे राजा साहब जितना वास्को डिगामा ने कहा है उससे ज़्यादा बड़ा एरिया है भारत और निश्चित तौर पे यहाँ ट्रेडिंग हम लोग करें तो सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पुर्तगाली राजा ने कहा अल्बुकर्क ठीक है अब तुम वापस चले आओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, बाकी हम लोग सोचते हैं। अल्बुकर्क ने कहा नहीं सर, वापस आने का टाइम ही नहीं है क्योंकि हर एक यूरोपीय कंट्री ढूंढ रही है मार्केट को और ये मार्केट अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। राजा ने कहा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी छोटी गलती मेरे लिए भारी पड़ जाए क्योंकि मैं भारत को किसी भी कीमत पे नाराज नहीं होने देना चाहता। अल्बुकर्क एक बात नहीं सुना और 1503 में इसने आपके कोचीन में पहली पुर्तगाली कंपनी स्थापित कर ली, राजा का परमिशन नहीं होने के बावजूद। तो याद रखिए भारत में आने वाली पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी, आने वाला अल्बुकर्क और उसने 1503 में क्या क्या कोचीन में अपनी एक कंपनी स्थापित कर ली। क्लियर? कंपनी हालांकि चला भी, इसका निश्चित तौर पे उसका फायदा पुर्तगाल को हुआ, लेकिन पुर्तगाल के राजा को ईगो हर्ट हो गया ना कि मैंने तुम्हें बोला था वापस आने को लेकिन तुम वापस नहीं आए, ये ईगो उसका हर्ट हुआ और ये मन में कहीं ना कहीं अल्बुकर्क के लिए गुस्सा था। 1505 में अल्बुकर्क वापस जाएगा पुर्तगाल में। पुर्तगाली राजा ने कहा अल्बुकर्क वापस आ जाओ। अब जब अल्बुकर्क आया तो कहा जाता है पुर्तगाली राजा ने उसे कभी अपने पास बुलाया, उसने कहा अल्बुकर्क मैंने तुम्हें वापस आने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों नहीं आए? अल्बुकर्क ने कहा अरे सर आप देख रहे हैं हमारी कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितना हमें फायदा मिल रहा है, मैं कैसे वापस आ सकता हूं? मैं वापस नहीं आ सकता था, वहां प्रॉब्लम थी मेरी, मैं वहां रुकना, कंपनी को स्थापित करना था क्योंकि पुर्तगाल को आगे ले जाना है। राजा ने कहा मैं तुमसे कहा था तो तुम्हें वापस आना ही चाहिए था, तुमने मेरी अवज्ञा की है अल्बुकर्क, इसलिए मैं तुम्हें देश निकाला दे देता हूं। बताओ इतना बड़ा कमांडर जो इतने बड़े आपकी कंपनी को स्टैब्लिश किया, आपने उसे देश निकाला दे दिया। अल्बुकर्क ने कहा कोई दिक्कत नहीं। अल्बुकर्क यहां से चला गया। पुर्तगाली राजा बैठा, उसने सोचने लगा अब कंपनी तो स्थापित ही हो गई है और कंपनी से अच्छा खासा मुझे फायदा भी मिल रहा है, तो इस राजा ने बुलाया है अपने एक और कमांडर को। उस कमांडर का नाम है डी एल्मीडा। क्लियर? पुर्तगाली राजा ने कहा अल्मीडा ऐसा है कंपनी तो स्थापित ही कर लिया है, अल्बुकर्क जाओ तुम कंपनी को लीड करो, अब करना तो है ही, और मैं तुम्हें भारत में पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर बना के भेजता हूं। अब 2 क्वेश्चन बन गया, पुर्तगाली कंपनी को किसने स्टैब्लिश किया? तो याद रखिएगा अल्बुकर्क। पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन? तो वो अल्मीडा है। अल्बुकर्क गवर्नर नहीं है, केवल संस्थापक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्मीडा अपने राजा के कहने पर आया और यहां कंपनी को उसने चलाना शुरू कर दिया। 1-2 साल तो ठीक ठाक चला, लेकिन आगे कंपनी प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाने लगी, यानी नुकसान होने लगा। राजा ने कहा अजीब इंसान है, अल्बुकर्क था तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जब से अल्मीडा गया है तब से मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है भैया अल्मीडा जी, कैसे तुम पॉलिसी चला रहे हो कि मुझे कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है? प्रॉफिट छोड़ो, मुझे तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरे ये क्या अल्मीडा, तुम क्या कर रहे हो? अल्मीडा को वापस बुला लो, वो किसी काम का नहीं है। क्लियर?
दरअसल अल्मीडा और अल्बुकर्क की सोच में अंतर था। जैसे अल्बुकर्क की खासियत क्या थी, किसी किंग के पास गया, मान लो किसी स्टेट में गया, उसने कहा ऐसा है किंग, ऐसा है राजा साहब, मैं आपके यहाँ ट्रेडिंग करना चाहता हूं, हमें कंपनी बनाने का परमिशन दे दीजिए, इस्टेब्लिश करने का। राजा ने कहा अरे अल्बुकर्क, क्या मुझे उसमें क्या फायदा होगा? अरे कहा अल्बुकर्क ने कहा अरे सर मैं आपको 20% प्रॉफिट दूंगा, जो प्रॉफिट होगा उसमें 20% हिस्सा आपका, बाकी मेरा। भाई धीरे धीरे फैलाव होगा, आपका भी फायदा अपना भी फायदा। राजा ने कहा नहीं नहीं अल्बुकर्क बहुत कम है भाई, 30% कर लो, 30% दे दो टैक्स, तो तुम लोग स्टेब्लिश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अल्बुकर्क ने कहा अरे नहीं सर अभी नए नए है, जान 20 कर दीजिए ना। राजा ने कहा नहीं नहीं 30 से कम नहीं करूंगा। अल्बुकर्क ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ना आपका ना मेरा 25%। यानी अल्बुकर्क को मैनेज करना आता था, राजा को रिझाने आता था। अल्मीडा में वही नहीं था, क्योंकि अल्मीडा थोड़ा एग्रेसिव किस्म का इंसान था। अल्मीडा गया, बोला राजा साहब मुझे कंपनी स्थापित करनी है अपने राज्य में। राजा ने कहा चलो ठीक है अल्मीडा, मेरा फायदा कितना? अल्मीडा ने कहा चलिए 20% मैं आपको दे दूंगा। राजा ने कहा 20%? अरे नहीं नहीं मुझे तो 30% चाहिए। अल्मीडा ने कहा अरे सर 20% में मान जाइए ना। राजा ने कहा नहीं नहीं 30% से एक कम नहीं। अल्मीडा ने कहा भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ कंपनी स्थापित नहीं करूंगा, मैं दूसरे राजा के यहाँ जाऊंगा। अल्मीडा में वो व्यवहार अच्छा नहीं था। यही कारण है कि पुर्तगाली कंपनी जिस तौर पे स्थापित होनी चाहिए थी पूरे भारत में, उस तरह स्थापित ही नहीं हो पाई, और यही कारण है कि पुर्तगाली कंपनी को प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो गया। क्लियर? एक बात और याद रखना, अल्मीडा का एक और खासियत था, अल्मीडा ने ब्लू पॉलिसी, ब्लू सी पॉलिसी लेकर आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू सी पॉलिसी ये अल्मीडा लेकर आया था। ब्लू सी पॉलिसी इसको कहते हैं, यानी समुद्र के थ्रू व्यापार करना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छी पॉलिसी लाए, उससे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा कि तुम इंटरनल ट्रेडिंग छोड़ दो। अरे इंटरनल ट्रेडिंग करते रहो, उसके बाद तुम समुद्री व्यापार भी करते रहो, दोगुना फायदा। लेकिन तुमने ब्लू सी पॉलिसी पे इतना जोर दिया कि आंतरिक व्यापार ही कुछ नहीं कर पाए। यही कारण है कि तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट के साथ शुरुआत तो जरूर की, लेकिन भविष्य में वो लॉस में जाने लगी। तो याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ब्लू सी पॉलिसी लाने वाला कौन है, तो वो अल्मीडा है। क्लियर? अल्मीडा को 1509 में वापस बुला लिया पुर्तगाली ने। कहा बड़ा यार ये जब से गया तब से मारा है, पूरा त्राही मच गया एकदम, मुझे फायदा की वजह नुकसान ही हो रहा है, मैं कंपनी क्या करने के लिए स्थापित किया हूं। राजा ने कहा सैनिक जाओ ढूंढो पूरे पुर्तगाल में, पूरे यूरोप में कहां अल्बुकर्क बैठा है, उसे वापस ले आओ मेरे पास। कहा जाता है सेना निकल पड़ी है अल्बुकर्क को ढूंढने, और अल्बुकर्क को ढूंढ कर लाया गया। राजा ने कहा जाता है अल्बुकर्क से माफी मांगी, और उसने कहा जाओ अल्बुकर्क तुम स्वतंत्र हो, जैसा चाहो पुर्तगाली कंपनी को भारत में जहां चाहो वहां स्थापित करो, बस मतलब मुझे केवल पैसे से है। तो याद रखेगा अल्बुकर्क पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर बन के आया है, और जब आया है बाबू, यही अल्बुकर्क का मेन रोल है। इसने पुर्तगाली कंपनी को साउथ इंडिया के हर एक क्षेत्र में स्थापित किया और मसालों का ट्रेड करवाता था। इसीलिए अल्बुकर्क पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 1, अल्बुकर्क पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर डी अल्मीडा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। पुर्तगाली कंपनी जो अल्बुकर्क ने स्थापित किया भारत में, उस कंपनी को एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं। एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं, जो अल्बुकर्क ने पुर्तगाली कंपनी भारत में स्थापित की। तो इस तरह बाबू पुर्तगाली कंपनी का भारत से व्यापार शुरू हो गया, और पुर्तगाली कंपनी को उसका फायदा होने लगा, और दिनों दिन पुर्तगाली कंपनी क्या होने लगी? समृद्ध होने लगी। ये है आपके यूरोप की पहली कंपनी पुर्तगाल, जो आपके इंडिया में आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्लियर? चलो, पुर्तगाल कंपनी आ चुका है भारत और समृद्ध हो रहा है दिनों दिन। इस पुर्तगाल कंपनी का एक पड़ोसी देश है जिसे आप डच कहते हैं। डच आजकल हॉलैंड को बोला जाता है। हॉलैंड, या हॉलैंड का एक और नाम है ना, इसी को नीदरलैंड भी कहते हैं।
ठीक है। उस समय डच इस कंट्री के अलावा जर्मनी में भी बसते थे, इसलिए अगर डच पूछे तो तुरंत दो नाम ध्यान में रख लेना, हॉलैंड या नीदरलैंड और जर्मनी, दोनों याद रखना। पूछ सकता है डच कहाँ के रहने वाले थे, ऑप्शन में दे सकता है हॉलैंड ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही कंट्री का नाम है, तो उसे ट्रिक कर दो। बाई चांस दोनों आ गया, यानी नीदरलैंड आ गया और जर्मनी भी आ गया, तो नीदरलैंड को टिक करना, क्योंकि नीदरलैंड में डच आबादी ज्यादा है, उन्हीं को ज्यादा हम लोग मानते हैं। कोई समस्या नहीं। चलो फिलहाल डच ये सब कुछ देख रहा है कि भाई पुर्तगाल तो धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है। डच के राजा ने, कहा जाता है, एक डेलीगेशन बनाया, यानी एक दूत मंडल बनाया और खुद उस दूत मंडल को लीड करते हुए आया है पुर्तगाली राजा से मिलने। उसने कहा, पुर्तगाली राजा, मैं सुना हूं कि आप भारत में ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग समृद्ध हो रहे हैं दिनों दिन। पुर्तगाली राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं, समृद्ध भी हो रहे हैं। डच ने कहा, सर हम भी भारत में जाना चाहते हैं व्यापार करने। दरअसल डच बड़े सीधे साधे लोग हैं, कभी कंपटीशन या कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। वो कह रहा है कि हम भी जाना चाहते हैं भारत में व्यापार करने। आप लोग, सुना हूं, मसालों का व्यापार करते हैं। पुर्तगालियों ने कहा, हाँ बिल्कुल हम तो मसालों का व्यापार करते हैं। डच ने कहा, सर आप मसालों का व्यापार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी जाने दीजिए, वादा करता हूं मैं मसालों का व्यापार नहीं करूंगा, बल्कि मैं सूती कपड़ों यानी वस्त्रों का व्यापार करूंगा। क्लियर? पुर्तगाली राजा ने कहा, वस्त्रों का व्यापार करोगे? उसने कहा, बिल्कुल सर, जितने समय तक मैं व्यापार करूंगा केवल वस्त्रों के अलावा मैं मसालों की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखूंगा। जाने का परमिशन दीजिए, क्योंकि मैं भारत में रक्तपात नहीं मचाना चाहता, यानी भारत में मैं कंपटीशन नहीं करना चाहता। पुर्तगाली राजा ने कहा, चलो ठीक है जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डच इतना याद रखना, मसालों का व्यापार भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि मसालों का व्यापार करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। जब पुर्तगाली राजा से परमिशन मिल गया तो डच ने एंट्री किया है आपके भारत के मार्केट में, और वो सन है बाबू 1602, यानी ठीक 99 साल बाद। 1602 में इसने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की है मछलीपट्टनम में। कहां पे स्टैब्लिश की है? मछलीपट्टनम। ये बाबू आपके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। वहां पे डचों ने अपनी पहली कंपनी कब स्टैब्लिश की है? 1602 में। यानी पुर्तगाल यहां मसालों का व्यापार कर रहा है, डच यहां वस्त्रों का व्यापार करने आए हैं 1602 में, और निश्चित तौर पे दोनों कंपनी, दोनों देशों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है भारत में व्यापार करने से, क्योंकि भारत हब है कपास का, भारत हब है सिल्क रेशम का, भारत हब है ऊन का, इसलिए यहां के बनाए गए वस्त्र यूरोप क्या पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड थी। यहाँ इंडिगो की खेती होती थी, क्या डिमांड है यूरोप में। यहाँ के इंडिगो की जो क्वालिटी, नील की जो क्वालिटी होती थी, निश्चित तौर पे पूरे विश्व में सबसे बेहतर क्वालिटी का इंडिगो प्रोड्यूस होता था आपके इंडिया में। कोई समस्या नहीं। तो 1602 में यहां डच आ गए हैं। डच कंपनी का जो नाम है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम था, वो अपने नाम पे ही रखे थे, डच इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में आए, कंपनी कहां स्टेब्लिश किया? मछलीपट्टनम। यहां एक वर्ड है और कुछ लोग मसूलीपट्टनम कहते हैं, तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम एक ही है आज, लेकिन उस समय दो थे। आंध्र प्रदेश में दो क्षेत्र थे, एक मछलीपट्टनम, एक मसूलीपट्टनम। ये अलग बात है कि अब दोनों एक ही हो गए हैं और उसे हम मसूलीपट्टनम कहते हैं, लेकिन उस समय दो क्षेत्र थे, एक मछलीपट्टनम और एक मसूलीपट्टनम। तो डचों ने जो कंपनी स्थापित की है वो मसूलीपट्टनम में नहीं करके मछलीपट्टनम में की है। कोई समस्या नहीं। यहां पे पुर्तगाल आ गया, दूसरी कंपनी डच आ गई। डच हमें उतना नहीं पढ़ना था, डच हमें बस इतना पढ़ना था कब आए, कहां गए, किसका व्यापार करते थे, यही। अब आ रही है आपके भारत में तीसरी कंपनी,
इन्हीं का आना भारत के लिए खतरनाक हो गया। ये कंपनी थी ब्रिटेन की, क्योंकि जिस दिन ये भारत में आएंगे अपना मोटिव लेकर आएंगे और कहेंगे ऐसा है पुर्तगाल, भारत में मसालों का व्यापार भी हम करेंगे, ऐसा है डच, भारत में सूती वस्त्रों का व्यापार भी हम करेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके भारत को खाली करो, क्योंकि पूरे भारत पे ट्रेड करेगा यह ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन। यहां से शुरू होगी आपके भारत में रक्तपात की लड़ाई। जो भारत में पुर्तगाल और डच आराम से ट्रेड कर रहे थे, समृद्ध हो रहे थे, भारत भी खुश था, वो भी खुश था, और इस खुशी में सबसे बड़ा व्यवधान लगाएगा ब्रिटेन, जो भारत में शुरुआत करेगा रक्तपात की सबसे बड़ी लड़ाई। क्लियर? तो ये है बाबू तीसरी कंपनी आपकी ब्रिटेन, जो भारत में आ रही है व्यापार करने के पर्पस से, और धीरे धीरे आपके इस भारत को गुलाम बनाना शुरू करेगा। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं आपकी तीसरी कंपनी यानी ब्रिटेन की एंट्री कराते हैं आपके भारतीय इतिहास में। ठीक, जैसा आपको पता है ब्रिटेन, यहां महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक कंपनी बनाई है जिन्हें आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसे बनाया ही इसी पर्पज के साथ था कि ये इंडिया यानी हमारे ईस्ट साइड में जाएगा, इंडिया में व्यापार करने के पर्पज से, क्योंकि मैं देख रही हूं इंडिया में व्यापार करने से पुर्तगाल समृद्ध हो रहा है, अरे भाई डच भी समृद्ध हो रहा है, यानी अब समय आ गया है जब यूरोप का, हालांकि यूरोप का मार्केट उस समय खुल चुका था, धीरे धीरे ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी भारत से जितना हमें फायदा है कहीं और से नहीं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ व्यापारी गण और उसे भारत भेजो ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनाया गया है आपके लंदन यानी ब्रिटेन में। क्लियर? इस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर है, गवर्नर का नाम याद रखिएगा, यह है बाबू आपका विलियम हॉकिंस। कौन गवर्नर है? विलियम हॉकिंस। क्लियर? महारानी ने कभी हॉकिंस को अपने पास बुलाया, उसने कहा हॉकिंस तुम तो देख ही रहे हो ब्रिटेन लंदन की सिचुएशन क्या है, ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत चौपट हो रही है, इसलिए समय आ गया है अब ट्रेडिंग शुरू करने का भारत में, जाओ भारत में और उनके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखो, क्योंकि हम भारत से व्यापार करना चाहते हैं। क्लियर? विलियम हॉकिंस ने कहा ठीक है महारानी जैसा आप कहें। विलियम हॉकिंस उसी रास्ते यानी जल मार्ग को फॉलो करते हुए जहां से कभी वास्को डी गामा आया था, उसी रास्ते तो ये आया, लेकिन साउथ में ना रुककर ये सीधे पहुंच रहा है दिल्ली में, और दिल्ली में उस समय बैठे हैं मुगल सम्राट, नाम है जहांगीर, और जो समय है बाबू ये समय है 1608 ईस्वी का, यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आपके भारत में आया है और सीधे मिलने गया मुगल सम्राट जहांगीर से। आपको पता होना चाहिए जब अकबर मरा 1605 में, ठीक है, जब अकबर मर गया तो अकबर के बाद कहा जाता है जहांगीर सिंहासन पे बैठा, तो जहांगीर का जो स्टार्टिंग लाइफ है ये लाइफ अच्छी नहीं है, बड़ा मतलब वाइन वगैरह पीते थे, तो उस तरह शासन नहीं कर पाए। हालांकि बाद में इतिहास का एक महान शासक जहांगीर बना है, लेकिन स्टार्टिंग लाइफ इनकी अच्छी नहीं थी, और यही कारण है अकबर के मरने के बाद मुगल सम्राट की जो इकोनॉमी हुई थी वो थोड़ी गिर गई थी। ये सब मैं डिस्कस करूँगा मेडाइवल हिस्ट्री में, डोंट वरी। अभी बस इतना जानो कि जहांगीर के जो इकोनॉमी है वो उतनी तरीके से बेहतर नहीं चल पा रही है जैसा कभी अकबर में चला करता था। हॉकिंस पहुंच गया, जहांगीर से बताया गया कि भैया लंदन का एक बहुत बड़ा व्यापारी आपसे मिलने आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हेड है, उसने कहा बुलाइए, ठीक है बातचीत करते हैं। ये गया जहांगीर से मिलने और इसने कहा जहांगीर महोदय मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखता हूं। जहांगीर ने कहा बताइए क्या प्रपोजल है। हॉकिंस ने कहा सर हमें दिल्ली, आगरा या भारत में कंपनी स्थापित करने का परमिशन दे दीजिए, आपको पूरे प्रॉफिट का 25% टैक्स मैं आपको दूंगा।
जहांगीर ने कहा चलो ठीक है 25% दोगे, कोई बात नहीं, कहाँ कहाँ कंपनी? उसने कहा आप जहां जहां परमिशन दीजिए हम वही कंपनी स्थापित करेंगे, बस आपके अंडर में वो होना चाहिए क्षेत्र, 25% प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। जहांगीर ने गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में सूरत में कंपनी स्थापित करने का परमिशन दे दिया। अरे जहांगीर क्या किए, इकोनॉमी को बचाने के लिए आपने इस ब्रिटिशों को कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दिए। अरे वो दिन दूर नहीं जब ये ब्रिटिश तुम्हारे वंशज को खत्म करेंगे और भारत में अपना राज कायम कर देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम इस बात को जानते हैं लेकिन वो इस समय इन बातों को नहीं जान रहे होंगे। जहांगीर को बचानी है अपनी इकोनॉमी, इस वजह से उसने इस विलियम हॉकिंस अंग्रेज को 1608 में सूरत में कंपनी स्थापित करने का परमिशन दे दिया। चेहरा खिल गया हॉकिंस का, इसी का तो वेट था। हॉकिंस खुशी खुशी आया और उसने कहा महारानी आपने जो कहा था वो पूरा हुआ, जहांगीर ने हमें कंपनी खोलने की इजाजत दे दी है सूरत में। क्लियर? महारानी का बस इसी का तो वेट था कि किसी तरह इंडिया में हम लोग प्रवेश करें, क्योंकि इस इंडिया में हमें अपना राज कायम करना है अपनी पूरे ट्रेड का। क्लियर? तैयारी करो इंडिया में जाने की। विलियम, ये ध्यान रखना, अभी ये मेन पॉइंट है, यही सुनना है। विलियम हॉकिंस तैयारी करने लगा भारत में आने की, और ये पता चल गया पुर्तगाली राजा को कि भाई ब्रिटेन भी जा रहा है। पुर्तगाली राजा कहा जाता है खुद मिलने पहुंचा है ब्रिटिश महारानी से। उसने कहा ब्रिटिश महारानी सुना हूं आप लोग भारत जा रहे हो व्यापार करने। महारानी ने कहा और क्या, तुम ही लूटोगे क्या भारत को? अरे हमें भी लूटने दो, हमारा भी टाइम आएगा। क्लियर? पुर्तगाली राजा ने कहा जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शौक से जाइए, लेकिन मैं सुना हूं आप लोग नॉर्थ इंडिया में कंपनी बनाने जा रहे हो सूरत में। महारानी ने कहा विचार तो यही, वही परमिशन मिला। उसने कहा पुर्तगाली राजा ने, मैम आप लोग नॉर्थ इंडिया में क्यों पहले जा रहे हो? पहली कंपनी साउथ इंडिया में बना लो, फिर नॉर्थ में जाना। ऐसे क्या होगा, नॉर्थ का संपर्क साउथ से रहेगा और साउथ का कांटेक्ट सीधे तुमसे रहेगा। महारानी को ये एडवाइस भाग गई। महारानी ने कहा अरे पुर्तगाली राजा बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल अपना चेला चपाती है, बहुत सही बात बोल रहा है। पहले साउथ में बना लो, नॉर्थ से उठ के साउथ में आना, साउथ से आके ब्रिटेन आना बेहतर है। हॉकिंस से महारानी ने कहा ऐसा है, पहले नॉर्थ इंडिया में कंपनी मत बनाना, पहले साउथ में बनाना, फिर नॉर्थ में जाना। तो याद रखिए ब्रिटिशों को परमिशन 1608 में सूरत में कंपनी स्थापित करने को मिला है, लेकिन ब्रिटिशों ने पहली कंपनी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई है। कहां बनाई है? मसूलीपट्टनम में। कहां है? आंध्र प्रदेश में। कोई समस्या? परमिशन कहां का मिला? सूरत में। कब मिला? 1608 में। बनाई कहां? मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। सूरत में दूसरी कंपनी बनाए थे 1613 ईस्वी में। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, काफी बुक में देखता हूं लिखते हैं सूरत में पहली कंपनी, सूरत में पहली कंपनी। अरे भाई सूरत में पहली कंपनी का परमिशन मिला था, इस्टेब्लिश नहीं किए थे। इस्टेब्लिश पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में किए थे जो आंध्र प्रदेश में है। सूरत में इन्होंने दूसरी कंपनी स्थापित की है और वो कंपनी है सूरत की बाबू। तो नॉर्थ इंडिया का अगर पूछे तो वो लिख देना सूरत जरूर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, लेकिन पहली कंपनी पूछे तो हमेशा मसूलीपट्टनम देना जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ये वही मसूलीपट्टनम है जिसका पड़ोसी मछलीपट्टनम है, और इस समय दोनों मिलके एक बन चुके हैं मसूलीपट्टनम। क्लियर कट? तो ये बाबू कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तमाम बुक मैंने उठाया, उसमें देखा क्या लिखा था, सूरत में पहली कंपनी, सूरत में पहली कंपनी। तमाम मैंने देखा भी कि लोग बताते भी हैं सूरत में पहली कंपनी। अरे नहीं, सूरत में पहली कंपनी बनाने को इसकी कहा जाता है, इसको कहा गया, आज्ञा दी गई थी मुगलों के द्वारा, लेकिन इसने बसाया है 1611 में पहला मसूलीपट्टनम में। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो बाबू भारत में आपकी पुर्तगाली कंपनी आ चुकी है व्यापार करने, भारत में डच आ चुके हैं, भारत में अंग्रेज आ चुके हैं। फिलहाल अभी इनकी कंपनियां स्थापित हुई है। इन अंग्रेजों ने किस प्रकार का रोल आगे प्ले किया, इन अंग्रेजों ने अपनी कंपनी को बढ़ाया कैसे? क्योंकि मेन मॉडर्न हिस्ट्री में यही इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स ही हमें पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं आते तो कभी हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम लड़ाई नहीं लड़ते तो मॉडर्न हिस्ट्री कभी नहीं लिखी जाती। तो मेन तो हमें ब्रिटिश ही पढ़ना है।
है, लेकिन अभी हमें केवल ब्रिटिश स्टैब्लिश कैसे हुए, ये अपना फैलाव कैसे करेंगे, अभी हम केवल वो पॉइंट देखेंगे। फिर फ्यूचर में 22 में फ्रीडम की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो फिलहाल पुर्तगाली आ चुका है, डच आ चुका है और आपके अंग्रेज आ चुके हैं। अभी कुछ पॉइंट और बचा है, यानी जहांगीर के बाद अभी कुछ पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। लाइक करने के साथ साथ जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें अपना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं बेस से आपका हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। बेस से मैं जीएस का हर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा और ले जाऊंगा उसे टॉप लेवल तक, यानी लगभग पीसीएस लेवल तक की आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। तो जो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीएस बाय एपी सर, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्रिप्शन ऑन कर लीजिए, यानी वो बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो जो वीडियो मैं अपलोड करता रहूं वो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे और घर पे बैठ के आप आराम से उन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लीजिए। यानी जीएस की तो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, बस मेरे साथ साथ आप चलते रहिए। तो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम ब्रिटिश के आगे की देखेंगे, आगे क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फिर देन कैसे आया, फ्रांस कैसे आया, वार की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू अगेन।